मित्रों नमः संस्कृताय। संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण और हम लोग अभी आजकल इस लॉकडाउन में यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षाओं के लिए संकल्पित हैं और आप सब भी खाली समय में मेरे ख्याल से यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में लगे होंगे। तो बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है कि सर ये यूजीसी की परीक्षा क्या है, कौन लोग दे सकते हैं, इसके लिए योग्यताएँ क्या हैं, इसको करने से मुझे लाभ क्या होंगे। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो यूजीसी के बारे में, यूजीसी की परीक्षा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो ये कुछ स्लाइड है, मैं आपके सामने यूजीसी नेट परीक्षा से संबंधित जानकारियां जो जिसमें लिखी गई हैं उसे देख लीजिए। ये जो परीक्षा है यूजीसी की परीक्षा, जो लोग एमए किए होते हैं किसी भी विषय से, अब चूंकि आप संस्कृत के हैं, मैं भी संस्कृत का हूं तो मैं संस्कृत पर बात करता हूं। यदि आप संस्कृत से एमए किए हैं या संस्कृत से आचार्य किए हैं किसी भी विश्वविद्यालय से, तो आप यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में बैठ सकते हैं। और मुख्य रूप से ये परीक्षा के दो बड़े उद्देश्य हैं। यदि आप डिग्री कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आपको नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। ये इसके दो बड़े फायदे हैं। और यदि आप रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो भी यदि आप जेआरएफ परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपको सरकार रिसर्च के दौरान 5 सालों तक कुछ धनराशि देती है ताकि आप अच्छे से रिसर्च कर पाएँ। जेआरएफ का मतलब हुआ जूनियर रिसर्च फेलोशिप और एनईटी यानी नेट का मतलब हुआ नेशनल, और क्या कहते हैं उसको कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी द्वारा आयोजित कराया जाता है। पहले यूजीसी ही स्वयं इस परीक्षा को कराती थी और आजकल उसने एक एजेंसी को ये परीक्षा कराने का जिम्मा सौंप दिया है, जिसको हम एनटीए कहते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो आइए थोड़ी सी बातें हम इसके बारे में जानते हैं कि यूजीसी नेट परीक्षा से संबंधित क्या जानकारियां हमें रखनी चाहिए। तो यह एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, पूरे भारतवर्ष के लोग देते हैं इसे। यह एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है, अर्थात ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आप इसको पास करते हैं तो डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं, या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जगह निकले तो वहाँ आप फॉर्म डाल सकते हैं। और यदि नेट जेआरएफ की परीक्षा आपने नेट नहीं पास किया है तो फिर आप डिग्री कॉलेज के लिए योग्य नहीं हैं। डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या किसी विश्वविद्यालय में अध्यापक बनने के लिए ये बहुत आवश्यक परीक्षा है और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होती है, पूरे भारतवर्ष में होती है, एक साथ होती है और सभी विषयों में होती है, जिसका आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बोलते हैं, यानी यूजीसी शॉर्टकट में बोल देते हैं। तो जिसका आयोजन माने इस नेट परीक्षा का आयोजन यूजीसी के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल मतलब एन और टेस्टिंग माने टी और एजेंसी माने ए, तो इसको हम शॉर्टकट में एनटीए बोलते हैं। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो टेस्ट लेने का काम करती है, तो उसके द्वारा किया जाता है। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से कराया जाता है। इस परीक्षा का आयोजन पोस्ट ग्रेजुएट मतलब एमए, पोस्ट ग्रेजुएट मतलब परास्नातक या एमए, ऐसे छात्रों को भारत में विश्वविद्यालय स्तर पर या महाविद्यालय स्तर पर शिक्षक की नौकरी के लिए और पीएचडी स्तर के कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बात समझ में आ गई? या तो आप पीएचडी करना चाहें, शोध करना चाहें, रिसर्च करना चाहें, तो आपको जेआरएफ की परीक्षा या नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है। खासकर जेआरएफ की परीक्षा यदि आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप लेना चाहते हैं, कनिष्ठ शोधक छात्रवृत्ति, तो आपको जेआरएफ पास करते हैं तो सरकार आपको एक निश्चित धनराशि देती है रिसर्च करने के लिए। तो यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं और सरकार से छात्रवृत्ति चाहते हैं तो भी आपको जेआरएफ की परीक्षा पास करनी चाहिए। आप बिना जेआरएफ पास किए भी पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी के लिए ये बहुत अनिवार्य योग्यता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय पीएचडी की परीक्षा जो टेस्ट परीक्षा होती है वो खुद भी लेते हैं। और यदि आप यूजीसी के द्वारा नेट जेआरएफ उत्तीर्ण होते हैं तो भी कुछ विश्वविद्यालय नेट जेआरएफ उत्तीर्ण विद्यार्थियों को अपने यहाँ पीएचडी में एडमिशन दे देते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आई कि विश्वविद्यालय स्तर पर यदि आपको शिक्षक बनना है तो आपको नेट जेआरएफ पास करना आवश्यक है, और यदि आपको पीएचडी के दौरान कुछ छात्रवृत्ति चाहिए सरकार की ओर से, यूजीसी की ओर से, तो भी आपको यह परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। अब इसके बाद ये परीक्षा अभ्यर्थी की शिक्षण व्यवसाय और अनुसंधान की योग्यता की जांच करती है। इस एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं कि आप सचमुच टीचर बन सकते हैं कि नहीं। एक तरह से जैसे हम लोग प्राइमरी में अध्यापक बनने के लिए
सीटेट या तो यूपी टेट की परीक्षा पास करना अनिवार्य है, वैसे ही समझ लीजिए कि विश्वविद्यालय स्तर में मास्टर बनने के लिए हमको नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। समझ में आ गया। तो प्राइमरी स्तर पर अभी देखिए यूपी टेट का कितना क्रेज है। जो लोग प्राइमरी में टीचर बनना चाहते हैं या कक्षा 6, 7, 8 जूनियर में टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए यूपी टेट या सी टेट अनिवार्य है। वैसे ही सेम यदि आप विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्तर के प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो फिर आपके लिए यूजीसी द्वारा आयोजित, जो एनटीए द्वारा आयोजित कराया जाता है, वो नेट परीक्षा पास करना आवश्यक है। तो यही बात कह रहे हैं कि इसमें शिक्षण व्यवसाय, आप शिक्षण को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आपके अनुसंधान की योग्यता, आपके रिसर्च करने की एलिजिबिलिटी आप में है कि नहीं, आप पीएचडी अच्छे से कर पाएंगे नहीं, आप शोध के बारे में आपकी क्या मेंटालिटी है, ये इन सब चीज़ों की इस परीक्षा में जांच होती है। और ये परास्नातक बोलें तो एमए कह लें, अथवा हमारे यहाँ संस्कृत में आचार्य भी एमए के इक्विवेलेंट माना जाता है, तो आप उसको भी कह सकते हैं। जो लोग आचार्य किए हों किसी भी विषय से, योग से किए हों, साहित्य से किए हों, व्याकरण से किए हों, और या कि कोई भी आदमी एमए किया हो किसी भी विश्वविद्यालय से, जो यूजीसी द्वारा प्रमाणित विश्वविद्यालय महाविद्यालय हैं, उन विश्वविद्यालयों से यदि आप परास्नातक एमए पास हैं या आचार्य पास हैं और या उसमें सम्मिलित हुए हैं, पास हो गए हों, तो भी आप तो दे ही सकते हैं। पर मान लो एमए प्रीवियस में हैं आप, तब भी आप उस परीक्षा में बैठ सकते हैं, यूजीसी की परीक्षा में बैठ सकते हैं। अब सभी विषयों के लिए आयोजित की जाती, कोई संस्कृत बस के लिए नहीं, हिंदी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, कला, दुनिया भर के सारे विषय हैं। हम आपसे संस्कृत में बात कर रहे हैं क्योंकि आप अपने विषय के अनुसार इसकी तैयारी कर सकते हैं। मान लीजिए इस वीडियो को कोई हिंदी वाला देख रहा हो, इतिहास वाला देख रहा हो, तो आप भी यदि एमए पास हैं या एमए कर रहे हैं, चाहे प्रीवियस में हो, चाहे फाइनल हो, चाहे रिजल्ट आ गया हो या रिजल्ट अभी ना आया हो, तब भी आप यूजीसी द्वारा आयोजित इस परीक्षा को कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सामान्य जानकारी हुई। यदि आपको और भी कुछ पूछना है तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, आपके जो प्रश्न होंगे उनके भी जवाब हम देंगे। तो ये तो आपको यूजीसी परीक्षा के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब है कि यूजीसी कौन आवेदन कर सकते हैं। यूजीसी नेट परीक्षा जो होती है, यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा, इसमें किन लोगों को आवेदन करना चाहिए, उनकी क्या योग्यता है, क्या एलिजिबिलिटी है, तो इसके संदर्भ में आप ये जान लें। यूजीसी कहता है कि यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त हो, जो यूजीसी ने जिनको मान्यता दी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा जिनको मान्यता प्राप्त है, ऐसे विश्वविद्यालयों से या संस्थानों से, महाविद्यालयों से, डिग्री कॉलेज से जो भी मास्टर डिग्री माने एमए किया हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स, जो मास्टर डिग्री में कम से कम इतना नंबर चाहिए, कितना, 55%, जनरल है तो 55%, मान लो आप 50% पाए हैं और जनरल विद्यार्थी हैं तो फिर यूजीसी की परीक्षा आप नहीं दे सकते हैं। 54% भी रहेगा तो भी नहीं दे सकते, 54.5 होगा तो भी नहीं दे सकते, 55% कम से कम चाहिए, या 55% से ज़्यादा जितना भी आपकी मर्जी हो, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 95, जितना कर न्यूनतम 55% आपको जनरल विद्यार्थी हैं तो पाना है। और यदि आरक्षित वर्ग में है, ओबीसी में है, किसी भी आरक्षण की श्रेणी में आप आते हैं तो आरक्षित वर्ग के लिए, एससी के लिए या ओबीसी के लिए 50% कम से कम पाना, 5% की छूट है ओबीसी और एससी के लिए। जनरल विद्यार्थी कम से कम एमए में 55% हो, एमए में, हाई स्कूल इंटर बीए की बात नहीं हो रही, हाई स्कूल इंटर बीए में क्या है वो नहीं देखेंगे, लेकिन एमए में कम से कम आपको 55% जनरल विद्यार्थी को और ओबीसी और एससी को 50% तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब अन्यथा आप एमए रहेंगे और 50% से कम है, ओबीसी के विद्यार्थी हैं, 50% से कम है, तो आप यूजीसी की तैयारी ना करें तो ही अच्छा है। और अब इसके आगे देखिए, उम्मीदवार जो अपनी योग्यता, ऐसे वे उम्मीदवार जो अपनी योग्यताधारी मास्टर डिग्री की परीक्षा दे रहे हैं, मतलब जो लोग एमए की परीक्षा प्रीवियस ईयर की दे चुके हैं, फाइनल ईयर में है या प्रीवियस में ही है, मान लीजिए आप ही दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर का विद्यार्थी भी दे सकता है, बीए हो तो आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। और वे उम्मीदवार, ऐसे छात्र जिनके अंतिम परीक्षा के परिणाम अभी भी प्रतीक्षित हैं, माने आप अंतिम परीक्षा का परिणाम, माने एमए फाइनल का रिजल्ट नहीं आया है, अभी वो प्रतीक्षा सूची में है, या कि आपकी कापियां जच रही हैं, अभी आपका रिजल्ट नहीं आ पाया है, तो भी आप परीक्षा में बैठ सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार जिनकी योग्यता परीक्षा में देरी हुई है, देरी मतलब कभी कभी होता है ना कि आपका रिजल्ट रुक जाता है, कोई जांच बैठ जाती है, या यूनिवर्सिटी की कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से आपका रिजल्ट आने में देरी हो रही है, ऐसा कुछ भी हो, तब भी आप परीक्षा में दे सकते हैं, परीक्षा में बैठ सकते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को आवश्यक परिणाम प्रतिशत, माने जो 55% आपको पाना है, इनके साथ नेट परिणाम की तारीख से, जब नेट का, मान लीजिए आपका एमए का रिजल्ट नहीं आया, आप एमए फाइनली नहीं पास कर पाए,
लेकिन परीक्षा नेट की जो आपने परीक्षा दी उसमें आपका रिजल्ट आ गया, आपका नाम आ गया, तो नेट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको कब मिलेगा? कम से कम 2 साल के भीतर अपनी परास्नातक माने एमए की डिग्री को पूरा करना होगा, जिसमें असफल होने पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी आपने बीए पास कर लिया, एमए प्रीवियस भी मान लो कर लिया, फाइनल का रिजल्ट नहीं आ पाया या एमए नहीं कर पाए आप, बीए पास करते ही आप ज़्यादा योग्य थे, तैयारी की आपने, नेट पास कर लिया, पर एमए की डिग्री 2 साल के भीतर, जैसे जुलाई में रिजल्ट आया मान लीजिए जुलाई 2020 में, तो जुलाई 2022 तक 2 साल के भीतर भीतर आपको एमए पूरा करके यूजीसी को अपना एमए 55% की मार्कशीट उनको देनी होगी, प्रमाण पत्र उनको देना होगा। और ओबीसी के विद्यार्थी हैं तो कम से कम 50% से एमए पास करके आपको 2 साल के भीतर यूजीसी को, जब आप अपनी डिग्री सबमिट करेंगे तब यूजीसी आपको 2 साल पहले जो आपने यूजीसी की नेट परीक्षा पास की थी उसका सर्टिफिकेट आपको दे देगा। फिर आप डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हैं, और यदि जीआरएफ पास हैं तो फिर रिसर्च कर सकते हैं, आप रिसर्च के लिए छात्रवृत्ति ले सकते हैं। अब आयु सीमा क्या होनी चाहिए? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम 30 साल के हो गए, हम 32 साल के हो गए, अभी हम 28 साल के हैं, तो क्या हम दे सकते हैं? क्या एज है इसमें इस परीक्षा को पास करने की? तो ये जानिए कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसको हम JRF कहते हैं, क्या कहते हैं? जे माने जूनियर, आर माने रिसर्च, एफ माने फेलोशिप ना, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, कनिष्ठ शोधक छात्रवृत्ति। यदि आप शोधक छात्रवृत्ति JRF चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु कम से कम 30 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? हाँ, क्षम्यताम, 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। माने आप 29 साल के हैं तो भर सकते हैं, 30 साल के हैं भर सकते हैं, 29, 28, 27, 26 भर सकते हैं। पर यदि आप जनरल विद्यार्थी हैं और 30 से ऊपर हो गए, 31 साल के हो गए, तो बेहतर होगा कि आप JRF के लिए फॉर्म ना भरें, क्योंकि फिर आपका वो JRF नहीं माना जाएगा। 30 साल के अंदर ही कोई जनरल विद्यार्थी JRF ले सकता है, माने सरकार से शोधक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकता है। अब जो लोग 30 साल के ऊपर हों और JRF करने की सोच रहे हों, वो लोग अपनी इस सोच को छोड़ दें तो अच्छा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये बात JRF के लिए कर रहे हैं, नेट के लिए नहीं। अब इसके आगे आरक्षित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग माने ओबीसी, जैसे ओबीसी वर्ग हुआ या NCL हुआ, अनुसूचित जाति हुआ, अनुसूचित जनजाति हुआ, PWD वाला हुआ, विकलांग हुआ, ट्रांसजेंडर हुआ, महिला, ऐसे जो भी आवेदक हैं वो उन सबको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। माने वो कितने साल तक दे सकते हैं? 35 साल तक। 5 साल तक उनके लिए और ज़्यादा मौका दिया जाएगा। यदि आप ओबीसी हैं, SC हैं, ST हैं, इस प्रकार के किसी आरक्षित श्रेणी में आप आते हैं तो आप 35 साल तक JRF के लिए योग्य हैं, और यदि जनरल विद्यार्थी हैं तो 30 साल तक ही आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। इसका मतलब यदि आप जनरल हैं और 30 साल से ऊपर हैं तो JRF नहीं ले सकते, और यदि आप ओबीसी या SC ST हैं और 35 साल से ऊपर हैं तो भी आप JRF यानी रिसर्च करते समय जो आपको सरकार 30,000 35,000 देती है वो छात्रवृत्ति आप नहीं लेंगे, लेकिन नेट परीक्षा पास कर सकते हैं। अब ये देखिए, सहायक प्रोफेसर पद माने सहायक प्रोफेसर पद माने असिस्टेंट प्रोफेसर जिसको कहते हैं, महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में आप होते हैं, तो ऐसे उसके लिए ऐसे उम्मीदवारों की कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। मतलब आप 40 साल के हैं तो भी नेट दे सकते हैं, 45 साल के हैं नेट दे सकते हैं। देखिए, नेट और JRF दो में अंतर समझिएगा। नेट क्या करता है, यदि आप नेट पास हैं तो किसी भी महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का जो फॉर्म निकलेगा ना प्रोफेसर का, जिसको आप असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर कहते हैं, उसके लिए नेट अनिवार्य है, JRF नहीं। JRF उनके लिए अनिवार्य है जो शोध करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, और शोध के साथ साथ कुछ सरकार से छात्रवृत्ति चाहते हैं, उनके लिए JRF है। अब नेट परीक्षा में जो हाईएस्ट नंबर पाते हैं, थोड़ा नेट मान लीजिए 60% नेट हुआ तो 65% 70% वालों का जो ज़्यादा नंबर पाते हैं उनको सरकार JRF देती है, गिने चुने लोगों को। वो हर विषय में देती है। इतिहास के भी विद्यार्थी JRF हो सकते हैं, हिंदी के भी हो सकते हैं, संस्कृत के भी हो सकते हैं। तो यदि आपको केवल डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए नेट देना है, और इसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। आप 60 साल के हैं तो भी नेट दे सकते हैं, 55 साल के हो गए तो भी आप अपने बेटे के साथ नेट दे सकते हैं, यानी बाप बेटा एक साथ UGC की परीक्षा में बैठ सकता है।
बस सिर्फ शर्त सिर्फ इतनी है कि जो बाप होगा वो रिसर्च फेलोशिप नहीं लेगा, जेआरएफ नहीं लेगा, और बच्चा यदि जनरल है और 30 साल से कम का है तो वो जेआरएफ पास हो सकता है। जेआरएफ का विद्यार्थी भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के लिए योग्य होगा बट नेचुरली, और नेट का विद्यार्थी भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर बनने के लिए योग्य होगा। यानी जेआरएफ पास है तो वो ऑलरेडी नेट है, जेआरएफ वो ऑलरेडी नेट है, लेकिन नेट आदमी जेआरएफ नहीं माना जाएगा। ये बात समझ में आ गई। आप ऐसा कह लीजिए यूजीसी की 2 कैटेगरी डिसाइड करता है, जो हाईएस्ट नंबर पाते हैं या ज़्यादा नंबर पाते हैं उनको यूजीसी फेलोशिप दे देता है, जो थोड़ा कम रहते हैं उनको केवल नेट की योग्यता प्रदान करता है। और ये पात्रता परीक्षा है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप नेट पास हैं तो आपको डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनाया जाए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप नेट जेआरएफ पास कर लिए हैं तो नहीं अब आपको विश्वविद्यालय में आपकी सीट पक्की हो गई, ऐसा एकदम नहीं, ये केवल योग्यता है। अब आप एमए और नेट हैं तो जब कभी भी किसी डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालय में जगह निकले तो आप फॉर्म भरने के योग्य हैं, फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। नेट ना होने की स्थिति में केवल एमए पास हैं तो आप आवेदन भी नहीं कर सकते, ये उसकी मूल योग्यता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे ये जो अभी 69,000 वाली भर्ती आई है प्राइमरी में, तो जो लोग मान लीजिए यूपी टेट नहीं पास हैं तो वो फॉर्म ही नहीं डाल सकते थे सुपर टेट के लिए, और यूपी टेट और सुपर टेट दोनों यदि आप पास हैं तब आप प्राइमरी में अध्यापक हो सकते हैं। वैसे ही यदि आप एमए और नेट पास हैं तो डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय में अध्यापक होने की संभावना प्रबल है। तो मैं उम्र बता रहा था कि 30 साल तक जनरल और 35 साल तक जो रिजर्वेशन वाले हैं वो लोग जेआरएफ के लिए योग्य हैं। और नेट के लिए मैंने कहा कि सहायक प्रोफेसर पद के लिए उम्मीदवारों की कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है, आप 35 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल या 80 साल में भी दे सकते हैं चाहें तो। अब देखिए परीक्षा पैटर्न इसका क्या है, कैसे परीक्षा की पद्धति क्या है, किस किस प्रकार की परीक्षा होती है, कितने प्रश्न आते हैं, कितने उसके पूर्णांक होते हैं, क्या पासिंग मार्क होना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ों के लिए परीक्षा पैटर्न ऐसा है इसका कि इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो फर्स्ट पेपर सबके लिए अनिवार्य होता है, चाहे वो इतिहास का हो, भूगोल का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो, चूँकि ये यूजीसी की परीक्षा सभी विषयों के लिए होती है। तो जो फर्स्ट पेपर होगा ना वो कॉमन पेपर होता है, उसमें शिक्षण से सवाल पूछता है, संचार से सवाल पूछता है, कंप्यूटर से सवाल पूछता है, उसका एक पाठ्यक्रम है और वो 50 प्रश्न इससे पूछते हैं। कितने प्रश्न? 50, और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो 50 × 2 = 100 नंबर का हुआ, और लगभग 1 घंटे में आपको इसे करना होता है। अब तो शायद ऐसा हो गया कि दोनों पेपर साथ में दे देते हैं और उन 3 घंटों में आपको ये दोनों पेपर हल करना होता है। और सेकंड पेपर जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, सेकंड पेपर आपके सब्जेक्ट का होगा। आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो संस्कृत के 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, माइनस मार्किंग नहीं होती। माइनस मार्किंग नहीं है तो आप पूरे प्रश्न जानते हैं तो भी हल करें, नहीं जानते हैं तो भी तुक्का मार के आइए। अब 100 क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ तो कुल टोटल 200 पूर्णांक हो गया, इसका 100 पूर्णांक होगा, टोटल पूर्णांक 300 होगा। और 100 प्रश्न सब्जेक्ट से, 50 प्रश्न आपके फर्स्ट पेपर से, जिसको आप रीजनिंग इत्यादि इसमें सब कुछ आता है, बहुत थोड़ा थोड़ा चीज़ें सब कुछ आती हैं, तो 100 और 50 कुल 150 प्रश्न आएंगे। और 150 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो चाहे सेकंड पेपर का हो। कुल मिलाकर के 300 का पूर्णांक होगा। समय कुल मिलाकर के 3 घंटे होंगे। उस 3 घंटे में आपको ये 300 प्रश्न करने होंगे। 3 घंटे में 300 प्रश्न। तो 2 पेपर आपको करना है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पेपर तो आपको सबके लिए कॉमन है, जिसमें रीजनिंग है, कंप्यूटर है, संचार है, अधिनियम है, बहुत सारी चीज़ें, गद्यांश पद्यांश, बहुत सारी चीज़ें देता है। उनमें से 50 प्रश्न रहते हैं, आपको हल करना है और वो भी आपको पास करना है। और जो सेकंड पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट से होगा। संस्कृत के हैं, 100 में आप जितना कर लें, 60 कर लें, 70, 80, 85, 90, 95, 98, 99, जितने क्वेश्चन हल कर सकते हैं आप करें। ध्यान रखिएगा, कोई माइनस मार्किंग इसमें नहीं है, यानी ऋणात्मक मूल्यांकन आपका नहीं किया जाता, गलत होने पर आपके नंबर नहीं काटे जाते। ये तो परीक्षा पैटर्न की बात हुई। अब परीक्षा पैटर्न को आप लिखित रूप से इसको समझ लें कि जो नेट परीक्षा होगी, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, इस नेट परीक्षा में 2 पेपर हमने अभी आपको बताया, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। 2 पेपर निर्धारित किए गए हैं और ये दोनों पेपर कंप्यूटर बेस्ड आधारित होंगे। कंप्यूटर बेस्ड का मतलब हुआ कि आपको गोला नहीं करना है, ऐसे कि आपको एक आंसर शीट मिले उसमें आप गोला करें। आपको कंप्यूटर में सारे प्रश्न दिखाई पड़ेंगे, कंप्यूटर में आप बैठेंगे और वहीं आप फिलअप करेंगे और वहीं आपका वो सबमिट हो जाएगा। यानी
पेपर कापी तो इस तरह सोचें कि मिलेंगी फिर उसमें काला करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सब कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी। तो ध्यान रखिएगा, पेपर भी कंप्यूटर में होगा और काला भी आपको उसी कंप्यूटर में 4 विकल्प दिए होंगे, उसी में से ABCD में से कोई विकल्प आपको फिलअप करना होगा। जब पूरा पेपर आप हल कर लेंगे तो सबमिट कर देंगे, वो पेपर पहुंच जाएगा UGC के पास, फिर उसकी कॉपी की जांचाई आगे होगी। तो कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा समझ में आ गई। और दोनों पेपर में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, वस्तुनिष्ठ माने बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो। तो वस्तुनिष्ठ का मतलब हुआ ऑब्जेक्टिव, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं। एक प्रश्न होगा, उसके 4 विकल्प होंगे। जैसे प्रश्नों की किरातार्जुनीय कति सर्गाः सन्ति, एक उदाहरण है। तो पंचदश, षोडश, अष्टादश, विंशति, ये 4 विकल्प होंगे। तो अब किरातार्जुनीय, अब हमेशा सवाल संस्कृत में होंगे, ध्यान रखिएगा, संस्कृत का पेपर संस्कृत में बनेगा। तो जो 100 प्रश्न संस्कृत के होंगे वो सबों संस्कृत में ही होंगे, ध्यान रखना है। तो अब वो संस्कृत में सवाल पूछेंगे, 4 विकल्प देंगे और 4 विकल्प में एक सही होगा, उसी एक को आपको क्लिक करके सही करना है। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, लिखना नहीं है आपको, निबंध टाइप का कोई सवाल नहीं आएगा। और प्रथम पेपर में 50 प्रश्न, ये भी हम चर्चा कर रहे थे, पूछे जाएंगे, जिनके लिए 100 नंबर हो गया। 50 प्रश्न, एक प्रश्न 2 नंबर का, तो 50 प्रश्न हो गए 100 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर। टोटल प्रश्न होंगे 50 और टोटल नंबर मिलेंगे आपको 100। और समयावधि 1 घंटे निर्धारित है उसके लिए, लेकिन अब तो UGC दोनों पेपर एक साथ दे देता है, 3 घंटे का समय देता है। आपको जो मर्जी हो, पहला पेपर करो चाहे दूसरा पेपर करो, पर आप ये जाने कि पहले पेपर के लिए 1 घंटे और दूसरे पेपर में कुल मिलाकर के 100 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 100। अब उसके लिए आपको 200 अंक दिए जाएंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा ये भी, तो चाहे फर्स्ट पेपर आप कर रहे हैं तो भी एक प्रश्न आपको 2 नंबर दे रहा है। अपना विषय करेंगे तो उसमें भी एक प्रश्न बहुविकल्पी ही होगा और वो भी 2 ही नंबर देगा। कुल मिला के 100 प्रश्न होंगे, 200 नंबर के होंगे। तो अब आप ये समझ गए होंगे टोटल कितने प्रश्न हो गए? 150। 50 प्रश्न हो गए फर्स्ट में, 50 प्रश्न हो गए फर्स्ट में, फर्स्ट पेपर में, और अपने विषय का हो गया 100, तो कुल 150 प्रश्न होंगे और कुल नंबर कितना होगा? 300। समझ में आया? और इसके लिए 2 घंटे निर्धारित हैं। किसके लिए? सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट के लिए 2 घंटा, 100 प्रश्न और 200 नंबर। ध्यान रखिएगा, 100 क्वेश्चन, 200 नंबर और 2 घंटा। और इसके लिए 50 प्रश्न, 100 नंबर और कितना? 1 घंटा। अब टोटल यदि दोनों को मिला दें तो टोटल 100 और 50 150 प्रश्न हो जाएंगे और 300 नंबर हो जाएंगे और टोटल 3 घंटे हो जाएंगे। तो आप यही याद रखिए, टोटल UGC द्वारा जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो फर्स्ट पेपर में 50 और आपके सब्जेक्ट में 100, तो 150 प्रश्न हो जाएंगे आपको। उन 150 में अधिकतम आप 300 नंबर का दोनों पेपर होगा और 3 घंटे में आपको इसको हल करके सबमिट करना है, कंप्यूटर में ही। समझ में आ गया? अब इसके आगे चलते हैं। विषय तो हम सब विषय नहीं लिए हैं। संस्कृत ना, UGC ना हर सब्जेक्ट का कोड डिवाइस करती है कि कोड ये कोड वो, तो वो संस्कृत नहीं बोलेंगे। जब भी UGC की भाषा में होगा तो वो 25 कोड बोलेंगे। 25 कोड मतलब आपका संस्कृत, और 73 कोड मतलब भी संस्कृत। संस्कृत UGC संस्कृत के 2 परीक्षाएं लेता है, माने संस्कृत वालों को 2 अवसर देता है, और ये बड़ी बात है। ये जो आधुनिक संस्कृत परास्नातक है ना, MA वाले विद्यार्थी जो MA करते हैं, BA MA करते हैं, वो लोग 25 कोड से तैयारी करते हैं। संस्कृत 25 कोड मतलब UGC के पास इतने सब्जेक्ट हैं तो सबको कोडिंग करता है। 1 कहेगा तो मतलब आप ये समझें, 2 कहेगा तो ये समझे, 5 कहेगा तो हिंदी समझें, 25 कहेगा तो संस्कृत समझिए, 36 कहेगा तो अंग्रेजी समझिए। मतलब वो कोडिंग है उनकी। कला का कोड है, सामाजिक विज्ञान का कोड है, इतिहास का, भूगोल का, सबको उन्होंने कोड से डिवाइड किया है। यानी UGC की वेबसाइट में आप 25 डालेंगे, यदि 25 कोड ढूंढते हैं तो आपको संस्कृत का पाठ्यक्रम वो देंगे। लेकिन कौन वाली संस्कृत? जो लोग MA करते हैं। और संस्कृत कोड 73 में जो परंपरागत संस्कृत से परास्नातक यानी आचार्य डिग्री धारक हैं, संपूर्णानंद के विद्यार्थी हैं, या राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, या तिरुपति विश्वविद्यालय है, जो लोग अपनी डिग्री शास्त्री और आचार्य की देते हैं, उन लोगों का जो सब्जेक्ट होगा वो 73 कोड कहा जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, कुछ लोग 25 कोड से देते हैं, कुछ लोग 73 कोड से देते हैं। अब बहुत बार ये सवाल आता है कि सर 25 कोड वाले 73 दे सकते हैं कि नहीं, 73 कोड वाले 25 कोड दे सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल, आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, दीजिए, लेकिन बेहतर होगा कि यदि आपने MA किया है तो 25 कोड से दें, और आपने आचार्य किया है तो 73 कोड से दें। आचार्य वाले भी 25 कोड से परीक्षा दे सकते हैं।
लेकिन आप किसी विश्वविद्यालय में मान लीजिए जहाँ शास्त्रीय आचार्य की कक्षाएं चलती हैं, जब वहाँ आप एज ए आवेदक आवेदन करेंगे तो ये विश्वविद्यालय पर निर्धारित करेगा। मान लीजिए उसके पास 73 कोड से पास कोई नेट जेआरएफ है तो उसको वो प्रधानता देगा। किसी एमए पास विद्यार्थी को जो 25 कोड से नेट जेआरएफ है उसको वो क्यों लेना चाहेगा। पर ऐसा कोई यूजीसी की ओर से दिशा निर्देश नहीं है कि आप आचार्य वाले हैं तो 25 कोड नहीं देंगे, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पर ध्यान रखिएगा, ये तो बट नेचुरली किसी जहां आपको एमए पढ़ाना है, जिस विश्वविद्यालय में या जिस महाविद्यालय में एमए के विद्यार्थियों को पढ़ाना है, तो वो लोग अपने यहाँ जब अध्यापक रखेंगे तो एमए पास विद्यार्थी को रखना चाहेंगे। जो एमए पास है और जो एमए 25 कोड से नेट जेआरएफ है उसको वो ज़्यादा प्रेफर करेंगे। और ऐसे ही आप संपूर्णानंद में मान लो जा रहे हैं तो वहाँ एमए वालों को कम प्रेफरेंस देंगे, वो लोग आचार्य वालों को लेंगे। तिरुपति में आप आवेदन कर रहे हैं तो वो लोग भी आचार्य से जो 73 कोड आचार्य शास्त्री किए हैं उनको रखना चाहेंगे। ये एक कॉमन बात है। अब जेआरएफ छात्रवृत्ति के लिए क्या है, तो आप जाने हमारे यहाँ जो अरुण सर आप जिनसे आप पढ़ते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी, वो दोनों विषयों में जेआरएफ हैं, यानी 73 कोड में भी हैं और 25 कोड से भी जेआरएफ हैं। अब वो दो नहीं ले सकते हैं, आप छात्रवृत्ति एक ही ले सकते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप दोनों जेआरएफ पास कर लिए तो आपको सरकार 2 बार छात्रवृत्ति देगी। आप जो डिग्री लगाएंगे और जिस डिग्री के यानी एमए पास हैं तो एमए की डिग्री के आधार पर आप चाहें तो जेआरएफ मांगे और या तो आचार्य से। तो फिलहाल जेआरएफ 2 वर्षों तक वो पहली बार देता है। पहली किस्त 2 साल के लिए मंजूर होती है। 31,000 रुपये महीने आते हैं, ध्यान रखना, ये प्रति मंथ है यहाँ। और प्लस एचआरए देता है कि आप किस शहर में रहते हैं। यदि बम्बई में रहते हैं तो आपका एचआरए ज़्यादा होगा, इलाहाबाद प्रयागराज इत्यादि में रहते हैं, बनारस ये बी ग्रेड के शहर हैं, यहाँ थोड़ा कम होगा। और सामान्य शहर में रहते हैं, थोड़ा सा और लो स्टैंडर्ड शहर, तो वहाँ और एचआरए कम होगा। एचआरए का मतलब आपको हाउस अलाउंस देता है, किराया देता है एक तरह से। तो वो देखते हैं कि भाई जिस शहर में महंगा किराया है वहाँ यूजीसी आपको महंगा थोड़ा ज़्यादा पैसा देती है, और जहाँ थोड़ा कम रेंट में रूम मिल जाते हैं तो वहाँ पर कम किराया आपको मिलता है। और 2 साल के बाद यदि आपकी पीएचडी नहीं पूरी हुई तो आप जेआरएफ से एसआरएफ हो जाते हैं, सीनियर रिसर्च फेलोशिप इसको बोलते हैं। तो आपको 4,000 और बढ़ा दिए जाते हैं और 35,000 प्लस एचआरए आपका कर दिया जाता है, यानी 31,000 2 साल तक। और 2 साल के बाद जब आप एसआरएफ हो जाते हैं, आपका जो गाइड है यदि वो रिकमेंड करे और यूजीसी को ये लिख के भेजे कि भाई इनका काम अभी और अधूरा है, ये इनको और एक्सटेंशन दिया जाए, इनको बढ़ाया जाए, इनकी जो शोध की अवधि है थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, तो उसके रिकमेंडेशन के आधार पर फिर आपको एसआरएफ घोषित करके 35,000 रुपये पर महीना देकर प्लस एचआरए के साथ, तो लगभग कितना, लगभग 40 के आसपास आपको मिलते हैं। तो 40 के आसपास हर महीना, यानी एक बढ़िया अच्छी खासी नौकरी, आप ऐसा समझ लें। मुंबई जैसे शहरों में 42,000। हाँ, तो मुंबई जैसे शहरों में आप जाएंगे तो 42-43,000 भी आपको मिल सकते हैं। अब नोट ये करना है कि अधिकतम 5 साल तक ही आप जेआरएफ या एसआरएफ ले सकते हैं। 2 साल तक जेआरएफ और अधिकतम 3 साल तक एसआरएफ। तो ये बड़ी बात है कि अधिकतम कितने, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर आप जेआरएफ एसआरएफ लेते हैं। 5 साल तक, 2020 में आपने पास किया तो समझिए 2025 तक आप जेआरएफ एसआरएफ का लाभ ले सकते हैं। इसी बीच आपको पीएचडी पूरी करनी है। एचआरए का विवरण यहाँ पर ये सामान्य रूप से देख लीजिए। क्लास ए सिटी है तो 24%, क्लास ए मतलब जैसे जिसमें दिल्ली मुंबई आते हैं, और क्लास बी सिटी में हम लोग जैसे बनारस इलाहाबाद वाले लोग आते हैं, और क्लास सिटी में जैसे देवरिया हुआ, बस्ती हुआ, इस तरह के छोटे मोटे शहर वहाँ आते हैं, तो वहाँ 8%। तो आप ये जाने कि 24%, 16% और 8%, एक तरह से दुगने का अंतर है। 8 दूनी 16, अब 16 दूनी 32 नहीं हुआ, बस थोड़ा सा बढ़ा करके 24% हुआ। तो फिलहाल क्लास ए सिटी में आपको 24% है, सारे जो मिलता है उसका 24%, यानी 31,000 का 24%। और इसी तरह क्लास बी सिटी, क्लास सी सिटी, ठीक है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट किताबें हैं जिनको हम लोगों ने देखा और मुझे लगा कि ठीक ठाक हैं। यदि आप फर्स्ट पेपर पढ़ना चाहते हैं एनटीए यूजीसी का, तो ये एक सामान्य पेपर है। शिक्षण एवं शोध अभियोग्यता के लिए जो 50 प्रश्न जिससे आते हैं, तो ये केवीएस मदान और अंशुबाला मदान, ये पुस्तक मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगी और अरुण सर भी इसको रिकमेंड करते हैं। इन्होंने इस किताब को पढ़ा है, अरिहंत प्रकाशन की ये किताब है, तो आप इसे देख सकते हैं, आपके लिए शायद उपयोगी हो। वैसे आपको जिससे समझ आए आप वो किताबें पढ़ें। और इसके बाद ये संस्कृत परंपरागत विषय पर 2 किताबें हम लोगों को ठीक ठाक लगी। 2 किताबें हैं ना, एक ये शत्रुघ्न त्रिपाठी जी की, शत्रुघ्न त्रिपाठी संस्कृत परंपरागत विषय मार्गोपदेश का, खासकर ये कोड 73 के लिए ध्यान रखिएगा।
जो लोग आचार्य किए हैं उनके लिए इसमें काफ़ी कुछ मैटर मिल जाएगा, तो वो लोग इसको देख सकते हैं। और ये ग्रंथकर्ता सोमनाथ दास हैं, संस्कृत वाङ्मयांतः प्रवेशिका, ये भी कुछ किताब ठीक ठाक है। आप चाहें तो 73 कोड के लिए इन दोनों किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता चलूं कि किताबें केवल गाइड से आप चाहें कि नेट JRF पास हो जाएंगे तो ये थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है। बेहतर होगा कि आप जो पाठ्यक्रम है उसमें जो मूल किताबें हैं, मुख्य मूल टेक्स्ट, उसको अवश्य पढ़ें। यदि उसको नहीं पढ़ेंगे तो JRF होना थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाएगा। और ये 25 कोड के लिए एक किताब जो NTA UGC के द्वारा जो आयोजित होती है वो संस्कृत आप अंजना शर्मा और गिरधर गोपाल शर्मा की थोड़ी ठीक ठाक है। ये किताब थोड़ा सा आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी कुछ मैटर है जिसको आपको देखना चाहिए। और कुछ संस्कृत गंगा द्वारा प्रकाशित पुस्तकें हैं, जैसे भारतीय दर्शन सार है, वैदिक वाङ्मय परीक्षा दृष्टि है, ये संस्कृत गंगा की किताबें हैं। इसमें आपको दर्शन वाली इकाई पूरी मिलेगी, सांख्य कारिका, योग सूत्र, वेदांत सार, तर्क भाषा, तर्क संग्रह से जो जुड़े हुए सवाल हैं। और इसमें पहली दूसरी इकाई मिलेगी जो वैदिक वाङ्मय से जुड़ा हुआ UGC नेट JRF के लिए स्पेशली ये 2 किताबें तैयार की गई हैं। तो आप चाहे इन्हें देख सकते हैं, आपको इसमें से काफ़ी मदद मिलेगी। और ये एक वस्तुनिष्ठ संस्कृत साहित्यम है, इसमें बहुत कुछ साहित्य से पीछे की जो परिशिष्ट हैं वो आपके लिए काम देंगी। और व्याकरण, ये संस्कृत व्याकरण में एक पुस्तक है जिसमें काफ़ी कुछ प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो आप चाहेंगे तो इस व्याकरण पुस्तक को और ये संस्कृत साहित्य, ये भी संस्कृत गंगा की किताबें हैं, आपके UGC में काफ़ी लाभकारी होंगी। और ये 3 किताबों के लिए हम ज़रूर आपसे कहेंगे कि इन्हें आप अवश्य लें। इसमें पूरा वैदिक वाङ्मय और संस्कृत व्याकरण और भाषा विज्ञान के जितने भी प्रश्न अब तक भारतवर्ष में पूछे गए हैं, और इस वाले में भाग 2 में प्रतियोगिता गंगा भाग 2 और प्रतियोगिता गंगा भाग 1। भाग 1 में वैदिक वाङ्मय, संस्कृत व्याकरण और भाषा विज्ञान है, और प्रतियोगिता गंगा भाग 2 में संस्कृत साहित्यम और भारतीय दर्शन के केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। और लगभग 14-15 हज़ार प्रश्नों का ये सेट है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न हम लोगों ने नहीं बनाए हैं, जो पिछली परीक्षाओं में UGC में, TGT में, PGT में या भारत में राजस्थान में, बिहार में, MP में, जहाँ कहीं भी संस्कृत के पेपर हुए हैं, उन परीक्षाओं के यहाँ पर प्रश्न इकाई वार संकलित है, माने दर्शन का अलग, साहित्य का अलग, व्याकरण का अलग। तो ये दोनों किताबें आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकती हैं, लेकिन जब आप मूल पढ़े होंगे तब। यानी मूल किताब सांख्य कारिका पहले आप पढ़ लें, तब सांख्य कारिका के प्रश्न पढ़ें। पहले आप वेदांत सार पढ़ लें, तब वेदांत सार के इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ें। पहले आप तर्क भाषा, तर्क संग्रह मूल पढ़ लें, उसके बाद इसमें से प्रैक्टिस सेट करें। और ये एक किताब है जिसमें अब तक के जो 19 जून 1994 से लेकर के अब तक जो UGC परीक्षा ली है, पहले 2 पेपर होते थे, 2nd और 3rd सब्जेक्ट का, तो सारे पेपर इसमें कलेक्शन है, खासकर 25 कोड के। ध्यान रखिएगा, 25 कोड वालों के लिए है। तो अब तक NTA द्वारा आयोजित जो UGC नेट JRF की परीक्षा हुई है उसमें इनके पेपर हैं, बस पेपर है, उसका हल है। और व्याख्यात्मक हल जल्दी ही आपके पास आएगा कि 2015 से लेकर के अब तक जो परीक्षाएं हुई हैं उनका व्याख्यात्मक हल हम लोग लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। तो इन किताबों की भी चर्चा हम आपसे कर रहे थे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कौन सी किताबें पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो ये मेरा एक वीडियो था आप सबके लिए, लेकिन मैं आपको बार बार एक निवेदन कर दूं, मूल किताबें जैसे साहित्य दर्पण आपके पाठ्यक्रम में है और आपको पता चले कि किसी गाइड से बस साहित्य दर्पण के क्वेश्चन पढ़ करके हम पास हो जाएं, ये थोड़ा मुश्किल होगा। बेहतर होगा कि जो साहित्य दर्पण का मूल किताब है, जो मूल श्लोक हैं, जो मूल कारिकाएँ हैं, जो मूल वृत्ति है, वो मूल पढ़ें, वेदांत सार को मूल रूप से पढ़ें। जो भी ग्रंथ आपके पाठ्यक्रम में डिसाइड हैं, बेहतर होगा यदि मूल किताबें पढ़ पाएँ तो। और UGC में जितना पाठ्यक्रम है उन सब का मूल अर्थ सहित ये संस्कृत गंगा में काम चल रहा है। हो सकता है जल्दी ही एक मूल पुस्तक हम आपको दे पाएँ जिसमें पंक्तियाँ होंगी और उसका अर्थ होगा और कुछ भी नहीं। तो मूल पढ़ना चाहिए आपको, ऐसा हम कहते हैं और ऐसा सभी नेट JRF पास विद्यार्थियों का मानना होगा मेरे ख्याल से। तो मित्रों बस आज इतना ही, फिर किसी नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।